हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डीयू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो सेमेस्टर 1 की जो आपकी एजुकेशन है उसके ऊपर होने वाली है। और ये जो एजुकेशन है इसका नाम है एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, और हिंदी में इस एजुकेशन का नाम आपकी दे रखा है समकालीन भारत में शिक्षा। देखिए, ये जो आपकी एजुकेशन की बुक है, इस पूरी ही वीडियो में आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख पाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। या ये कहूँ, पूरी ही वीडियो में आप पूरी बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या जितने भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं उन सभी को कवर कर लेंगे, और आपको फिर बुक पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होगी। आप आराम से अपने एग्जाम को लिख पाएंगे और उसमें पास भी हो पाएंगे, क्योंकि इसमें सारे ही जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी को कवर किया गया है क्वेश्चंस के फॉर्म में। जिस तरह से वो पूछे जा सकते हैं और इस तरह से पूछे जाएंगे तो उनका क्या आंसर होगा, या उससे रिलेटेड थोड़े बहुत भी चेंजेस करके आपसे पूछे जाते हैं तो आप सेम आंसर लिख सकते हैं। इस हिसाब से ये वीडियो बनाई जा रही है ताकि आप जो हैं वो अपने एग्जाम में अच्छे से पढ़ पाएँ, और बिना किसी तैयारी के भी अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर आपने इसका सिलेबस नहीं देखा हो तो आप सिलेबस भी देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका सिलेबस देख पाएंगे, जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और वही सभी क्वेश्चंस को इस पूरी वीडियो में कवर करने का प्रयास किया गया है, ताकि सारे ही जो चैप्टर्स हैं उनमें से सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे या जिनकी आने की उम्मीदें या प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो सभी को लिया गया है, ताकि आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छे से हो जाए और आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से लाइक कर दीजिए। कभी ऐसा हो कि वीडियो देखते देखते आप लाइक करना भूल जाएं। एंड फॉर मोर स्टडी एंड फॉर मोर सब्जेक्ट आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप वहाँ भी ये सारी वीडियोस देख पाएँ और अपनी स्टडी को अच्छे से कर पाएँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, हमारा जो फर्स्ट ही क्वेश्चन है वो है आरटीआई के विशेष संदर्भ में शिक्षा में विधायिका और न्यायपालिका की भूमिका पर चर्चा करें। यानी आरटीआई के जो विशेष संदर्भ है उसमें शिक्षा की जो विधायिका है और न्यायपालिका है उसकी भूमिका के बारे में हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे परिचय। परिचय में हम लिख सकते हैं भारत में शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन, जिसको आरटीआई के नाम से जाना जाता है। 2009 में अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। यानी जो आरटीआई है, राइट टू एजुकेशन, उसे 2009 में अधिनियम लाया गया था, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत इसको मौलिक अधिकार के रूप में रख लिया गया। इस अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। यानी इसके अंतर्गत जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उन्हें मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। यह अधिनियम शिक्षा के क्षेत्र में विधायिका और न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। विधायिका इस कानून के माध्यम से शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करती है, जबकि न्यायपालिका इस अधिकारों को बनाए रखने और लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे विधायिका की भूमिका, कि विधायिका की क्या भूमिका होती है। चलिए इसको देख लेते हैं। विधायिका की भूमिका में आप क्या लिख सकते हैं। इसमें फर्स्ट आप लिख सकते हैं कानून निर्माण। विधायिका ने शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए 2009 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के माध्यम से सरकार ने सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की। यानी ये जो अधिनियम आया था 2009 में, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इसके तहत जो भी 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं इस कानून के तहत निजी स्कूलों को भी समाज में वंचित वर्गों के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करनी होगी। यानी इस अधिनियम के तहत कहा गया जो निजी स्कूल होते हैं यानी प्राइवेट स्कूल होते हैं उनमें 25% जो है वो सीटें आरक्षित करनी होगी। ऐसे लोगों के लिए जो समाज में वंचित वर्ग हैं या ये कहें जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए 25% उन्हें सीटें आरक्षित करनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नीति निर्माण। विधायिका शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न नीतियों और योजनाओं को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें समग्र शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यम शिक्षा अभियान जैसे कार्यक्रम शामिल है। यानी ये जो है विधायिका वो शिक्षा से रिलेटेड जो नीतियां हैं वो बनाने के लिए कार्य करती है, जिसमें हम बहुत सारे ऐसे नीतियां हैं या बहुत सारी ऐसी भूमिकाएं देख सकते हैं, जैसे कि स्वयं शिक्षा अभियान है या फिर राष्ट्रीय माध्यम शिक्षा अभियान है। इन सभी को देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं जो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और पहुंच को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे निगरानी और कार्यान्वयन। विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों
के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करना भी विधायिका की जिम्मेदारी है। इसके तहत सरकार समय समय पर शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए संशोधित करती है। यानी देखिए, जो हमारी एजुकेशन है उसमें जो चेंजेस होंगे वो भी विधायिका की अंतर्गत आते हैं, और जो भी चेंजेस हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं उनको लाना और हटाना सारी विधायिका की जिम्मेदारी होती है, जिसके तहत जो समय समय पर शिक्षा की सुविधाएं हैं या शिक्षा की जो नीतियां हैं उनमें संशोधन देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे न्यायपालिका की भूमिका, के न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है। इसके अंतर्गत पहला आप लिख सकते हैं संवैधानिक संरक्षण। न्यायपालिका ने शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी न्यायपालिका ने ही जो हमारी शिक्षा है उसको मौलिक अधिकार के कर्तव्य या मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा है। ठीक है, आगे चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने विभिन्न फैसलों में शिक्षा के अधिकारों की पुष्टि की है और यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार को निर्देश दिया है। और जो हमारी शिक्षा है उसको सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है उसने भी यह फैसला लिया है कि जो हमारी शिक्षा है उसको सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि जो सरकार है वो उसको सही तरीके से लागू करवा सके। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे नागरिक अधिकारों की रक्षा। न्यायपालिका नागरिकों की शिक्षा के अधिकारों की रक्षा करती है। अगर कोई स्कूल या संस्था बच्चों को शिक्षा से वंचित करती है तो न्यायपालिका इस मामले में हस्तक्षेप कर सकती है और शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित कर सकती है। यानी देखिए, जो न्यायपालिका है वो किसी भी मामले में हस्तक्षेप कर सकती है अगर वो शिक्षा से रिलेटेड है। अगर कोई भी स्कूल या फिर कोई भी संस्था ऐसी है जो बच्चों को शिक्षा से वंचित रखने का कार्य कर रहा है, या फिर कोई भी ऐसा समुदाय है जो बच्चों को शिक्षित होने से रोक रहा है, उन्हें वंचित कर रहा है, तो न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप करके उन बच्चों के लिए नीतियां बना सकती है और उन्हें शिक्षा प्रदान करने का कार्य कर सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे कानून की व्याख्या। किस तरह से कानून की व्याख्या की गई। न्यायपालिका आरटीआई अधिनियम और अन्य शिक्षा संबंधित कानूनों की व्याख्या करता है। इसके माध्यम से न्यायपालिका यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षा के क्षेत्र में कानून का सही तरीके से पालन हो और बच्चों को उनके अधिकारों से वंचित ना किया जाए। यानी देखिए, जो हमारा न्यायपालिका है वो आरटीआई के जितने भी अधिकार हैं या जितने भी संबंधित कानून बनाया जाता है उनके बारे में सुनिश्चित करता है कि वो सारे जो अधिकार हैं वो सही हैं या नहीं, या जो भी नीतियां हैं वो सही हैं या नहीं, और उन्हें सही तरीके से लागू किया जा रहा है या नहीं, और बच्चों के जो अधिकार है उन्हें कहीं उनसे वंचित तो नहीं रखा जा रहा। इस बात पर भी न्यायपालिका ध्यान देने का कार्य करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे आरटीआई का प्रभाव, कि आरटीआई का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए आरटीआई के प्रभाव को देख लेते हैं। पहला हम देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, यानी शिक्षा की पहुंच कब तक कहाँ तक है। आरटीआई अधिनियम के लागू होने से बच्चों के लिए शिक्षा की पहुंच में व्यापक सुधार हुआ है। खासकर समाज में वंचित वर्गों के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर बढ़ गया है। यानी अगर हम आरटीआई की बात करें तो जब से आरटीआई आया है, यानी 2009 से, जब से बच्चों की जो शिक्षा है उसमें बहुत अच्छा परिवर्तन हम देख सकते हैं, क्योंकि जो खासकर जो वंचित वर्ग के बच्चे थे वो उन्हें शिक्षा से दूर रखा जाता था, क्योंकि इतने पैसे तो होते नहीं थे कि वो लोग शिक्षा पे लगा सकें। अब जब से ये आया है तो फ्री एजुकेशन है, कम कम से कम 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन होती है, तो वंचित वर्गों में जो एजुकेशन की दर है उसमें वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शिक्षा की गुणवत्ता। इस अधिनियम के तहत सरकार और निजी संस्थाओं को सुनिश्चित करना होता है कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। इसके लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता और बेहतर शैक्षिक वातावरण की व्यवस्था की जाती है। यानी देखिए, इसके अंतर्गत जो बच्चे होते हैं उन्हें एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का प्रयास किया जाता है। उसके लिए जो टीचर्स होते हैं उनकी जो प्रशिक्षण है, यानी उनकी ट्रेनिंग है वो अच्छे से होनी चाहिए। जो आवश्यक बुनियादी चीज़ें हैं वो उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि सभी बच्चों को एक अच्छी तरीके से एजुकेशन दी जा सके। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं समाजस्वीय समावेशी। आरटीआई अधिनियम ने शिक्षा में सामाजिक समावेश को बढ़ावा दिया है। निजी स्कूलों में 25% आरक्षण की व्यवस्था से समाज की वंचित वर्गों के बच्चों को भी मुख्य धारा की शिक्षा का अवसर मिलता है। यानी देखिए, इन्होंने आरटीआई की वजह से ही जो निजी स्कूल होते हैं उनमें 25% की जो आरक्षण है उसकी बात की गई है, जिसकी वजह से जो मुख्य धारा या फिर ये कहें कमजोर वर्ग के बच्चे हैं उन्हें भी अच्छी शिक्षा मिलने का जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे।
चुनौतियां और न्यायपालिका की भूमिका की चुनौतियों के अंतर्गत न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है। हालांकि आरटीआई अधिनियम ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, फिर भी इसमें कार्यान्वयन में कई चुनौतियों का सामना है। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण है। यानी देखिए आरटीआई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है शिक्षा में, लेकिन फिर भी उसकी जो कार्यान्वयन है उसमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब उस चुनौतियों को दूर करने के लिए जो न्यायपालिका की भूमिका है, अब हम उस पर चर्चा करेंगे कि उसकी क्या क्या भूमिका देखने को मिलती है। तो पहला आप लिख सकते हैं, कानूनों का उल्लंघन। कई स्कूल कभी भी आरटीआई अधिनियम के तहत दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करते। ऐसे मामलों में न्यायपालिका ने कठोर रवैया अपनाते हुए सरकार और स्कूलों को निर्देश देती हैं कि वह कानून का पालन करे। यानी देखिए कभी कभी ऐसा होता है जो आरटीआई के तहत कानून बनाए गए हैं, जैसे कि 25% का जो कानून बनाया गया है जो प्राइवेट स्कूल को देना है, लेकिन अगर कोई भी प्राइवेट स्कूल या फिर कोई भी सरकारी स्कूल उन नीतियों को नहीं मानता, तो जो न्यायपालिका है वो उस पर कानून बना सकती है और उन्हें दंडनीय अपराध दे सकती है। यानी ये जो है ये दंडनीय अपराध हो सकता है, जिसकी वजह से सभी लोगों को उसका पालन करना होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे वित्तीय चुनौतियां। आरटीआई अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्राप्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। इस संदर्भ में न्यायपालिका ने सरकार को पर्याप्त बजट आवंटन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यानी देखिए ये जो पर्याप्त बजट है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो वित्तीय समस्याएं हैं वो बढ़ जाती हैं और इसी की वजह से जो सरकार है उन्हें पर्याप्त जो आवंटन है या ये कहें जो बजट है वो देना चाहिए, ताकि जो नीतियां हैं वो सुव्यवस्थित तरीके से चलाई जा सके। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। न्यायपालिका ने यह सुनिश्चित करने के लिए भी हस्तक्षेप किया है कि शिक्षा की गुणवत्ता में कई समझौते न हो। इसके लिए न्यायपालिका ने शिक्षकों की योग्यता, स्कूलों की आधारभूत संरचना और शिक्षा के स्तर की जांच के लिए समय समय पर निर्देश दिए हैं। यानी जो आरटीआई है उसकी जो चीज़ें हैं उनमें कमी ना हो, या शिक्षकों की जो योग्यता है या स्कूल की जो आधारभूत संरचना है, जो हमारी शिक्षा का स्तर है वो नीचे ना जाए, इसीलिए जो न्यायपालिका है वो इसमें समय समय पर निर्देश देती रहती है और समय समय पर जाँच की मांग करती है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप क्या लिख सकते हैं, निष्कर्ष देख लेते हैं। शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करने में विधायिका और न्यायपालिका की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। विधायिका जहां शिक्षा के लिए कानून और नीतियां बनाती है, वहीं न्यायपालिका इन कानूनों को सही कार्यान्वयन और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। आरटीआई अधिनियम ने शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, लेकिन इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विधायिका और न्यायपालिका के बीच समन्वय आवश्यक है। विधायिका के सक्रिय हस्तक्षेप से यह सुनिश्चित होता है कि शिक्षा के अधिकारों सभी बच्चों तक पहुंचने और उनकी गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त हो सके। यानी इनका जो मानना है वो यही है कि जो न्यायपालिका है वो सभी बच्चों तक जो शिक्षा है वो दी जा सके और जो उनके अधिकार हैं उनका सही तरीके से प्रयोग किया जा सके और उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। और देखिए जो मैंने इसके रिलेटेड जो प्रीवियस वीडियोस भी कराई हैं वो आप देख पाएंगे, लास्ट में स्क्रीन पर आप उन्हें देख सकते हैं, तो आप उन्हें भी विजिट करना मत भूलिए। एंड अगर आप इन सब के नोट्स चाहते हैं तो आप मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। या जैसे ही आप यूट्यूब की मेरी मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे मैं आपको इसके जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड करवा दूंगी। एंड आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड आप मेरी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन होगा वो होगा हमारा, भारत में उपनिवेशवाद और आधुनिक शिक्षा का आरंभ कब और कैसे हुआ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये फर्स्ट क्वेश्चन से ही लिया गया है कि भारत में जो उपनिवेशवाद है और जो आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ है वो कब और कैसे हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले आप परिचय में लिख लेंगे उपनिवेशवाद के कि उपनिवेशवाद क्या है, उपनिवेश का आगमन, कि किस तरह से उपनिवेश का आगमन हुआ। भारत में उपनिवेशवाद की शुरुआत 16वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से हुई। यानी जो 16वीं शताब्दी थी उसके बाद में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तब उपनिवेशवाद का जन्म हुआ था या फिर आगमन हुआ था। व्यापार कंपनी के रूप में आने के बाद उन्होंने धीरे धीरे राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण प्राप्त कर लिया और 19वीं शताब्दी के मध्य तक भारत पर
शासन स्थापित कर लिया। यानी पहले तो वो सिर्फ व्यापार के मुद्दे से आए थे कि हाँ वो व्यापार करेंगे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे जो हमारी राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण थे वो प्राप्त कर लिए। और 19वीं शताब्दी के मध्य आते आते उन्होंने भारत की जो स्थिति थी उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया। यानी भारत पर शासन अपना स्थापित करना शुरू कर दिया और भारत पर कब्जा कर लिया। अब हम इसके अंतर्गत पहले हम देखेंगे आधुनिक जो शिक्षा है उसका प्रारंभ कैसे हुआ। तो आधुनिक शिक्षा के प्रारंभ में आप पहला लिख सकते हैं, पहला पॉइंट, भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत 1835 में लॉर्ड मैकेले की सिफारिश से हुई थी। मैकेले ने अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने और भारतीयों को पश्चिमी संस्कृति से जोड़ने का प्रयास किया। यानी जब 1835 था तो लॉर्ड मैकेले ने सिफारिश दी थी कि यहाँ पर अंग्रेज़ी सिखाई जाए और यहाँ के जो भारतीय हैं उन्हें पश्चिमी जो संस्कृति है उसके साथ जोड़ा जाए। 1854 में वुड डिस्पैच के तहत आधुनिक विद्यालय, कॉलेज और विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई और 1854 आते आते वुड डिस्पैच की एक संधि हुई थी जिसके तहत आधुनिक विद्यालय, कॉलेज और विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी। तो ये आपको याद करना है कि जो 1854 में वुड डिस्पैच संधि के बाद में जो आधुनिक विद्यालय थे, कॉलेजेस थे और विश्वविद्यालय थे उनकी स्थापना हुई थी। यानी देख सकते हैं जो आधुनिक शिक्षा है उसका प्रारंभ हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे पश्चिमी संस्कृति का प्रसार। इनका जो उद्देश्य था, इस शिक्षा ने भारतीय समाज में पश्चिमी संस्कृति और विचारों का प्रसार किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में एक नई सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना का उदय हुआ जो ब्रिटिश शासन के हितों के अनुकूल थी। यानी देखिए शुरुआत में इन्होंने जो पश्चिमी संस्कृति थी उसका प्रचार प्रसार किया और जो पश्चिमी संस्कृति थी उसको बढ़ाने का प्रयास किया था। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि। यानी जो प्रशासनिक दक्षता थी उसमें वृद्धि हुई। किस तरह से? इस शिक्षा प्रणाली ने भारतीयों को प्रशासनिक और निम्न स्तर के कार्यों के दक्ष बनाया। यह ब्रिटिश शासन के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी क्योंकि इसके माध्यम से उन्हें कुशल और वफादार कर्मियों की प्राप्ति हुई। यानी देखिए ये जो ब्रिटिश शिक्षा थी उसने भारतीयों को प्रशासनिक रूप से कार्य करने के लिए सक्षम बना दिया, लेकिन ये निम्न स्तर पर कार्य करते थे। लेकिन फिर भी ब्रिटिश लोगों के लिए ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि की तरह सामने आई क्योंकि ये जो थे अब ये लोग इनके लिए वफादार हो गए थे, कभी दगा नहीं करेंगे, हमेशा अंग्रेज़ों का साथ देने लगे थे। तो इन्हें एक वफादार कर्मी मिलने लगे थे अंग्रेजी भाषा को देने से। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं परंपरागत शिक्षा प्रणाली का पतन। अंग्रेजी ने परंपरागत भारतीय शिक्षा प्रणाली को कमजोर कर दिया। गुरुकुल और मदरसे जैसी संस्थानों की प्रासंगिकता कम हो गई। यानी देखिए जब अंग्रेजी आई तो जो भारतीय परंपराएं थीं वो कमज़ोर होने लगी, भारतीय शिक्षा कमज़ोर होने लगी। गुरुकुल में जो बच्चे जाते थे वो अब नहीं जाने लगे, मदरसों की जो स्थिति थी वो बिगड़ने लगी। गुरुकुल जो होते हैं वहाँ गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ली जाती है और मदरसे जो होते हैं मुसलमानों के होते हैं जहाँ भी गुरु के समीप बैठकर शिक्षा दी जाती है। दोनों में ही धार्मिक शिक्षा दी जाती थी जिसकी जो स्थिति थी वो धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी और उनके स्थान पर अंग्रेजी माध्यमों की शिक्षा का महत्व बढ़ गया। अब ये लोग कम हो रहे थे यानी गुरुकुल और मदरसे कम हो रहे थे तो उनकी जो स्थान लिया वो अंग्रेजी ने लिया। अब अंग्रेजी जो भाषा थी वो बढ़ने लगी थी। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य। यानी जो आधुनिक शिक्षा थी उसका क्या उद्देश्य था। अब हम देखेंगे ब्रिटिश शासन ने आधुनिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक सहायता तैयार करना, भारतीयों को अंग्रेजी भाषा में पश्चिमी विज्ञान संस्कृति सिखाना रहा जिससे भारतीयों में ब्रिटिश संस्कृति के प्रति सुझाव पैदा हो गया। यानी जो आधुनिक शिक्षा थी उसका जो मेन मोटिव था या उद्देश्य था वो ये था कि किस तरह से जो भारतीय हैं उनको ब्रिटिश शासन की जो तरफ है वो किस तरह से लाया जाए, उन्हें किस तरह से अंग्रेजी भाषा सिखाई जाए, पश्चिमी जो ज्ञान है उसको सिखाया जाए ताकि वो उनके साथ में रहें। ठीक है, अब इसी के अंतर्गत आप लिख सकते हैं औपनिवेशिक शासन के प्रति वफादार, क्योंकि अब जो लोग थे वो औपनिवेशिक शासन के प्रति वफादार होने लगे थे। किस तरह से? पहला आप लिख सकते हैं औपनिवेशिक शासन का प्रमुख उद्देश्य एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना था जो भारतीय लोगों को अंग्रेजी सरकारों के प्रति वफादार बनाए। यह शिक्षा प्रणाली भारतीयों को ब्रिटिश संस्कृति और जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। यानी इसका एक प्रमुख उद्देश्य यही था कि किस तरह से भारतीयों को उपनिवेशों के प्रति वफादार बनाया जा सके और
उनकी जो जीवन शैली है उनको अपनाएं, क्योंकि ब्रिटेन की जो जीवन शैली थी वो भारतीय भी अपना ले। तो ये भी एक इनकी शिक्षा का मोटिव था, यानी इनकी शिक्षा का उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं प्रशासनिक कार्यों के लिए कार्मिकों की तैयारी। यानी अंग्रेजों ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को इस प्रकार ढाला कि वह प्रशासनिक और निम्न स्तर के कार्यों के लिए आवश्यक कर्मियों की आपूर्ति कर सके। इस प्रकार की शिक्षा ने भारतीयों को कला, लेखाकार और निम्न स्तर के अधिकारी बनने पर मजबूर कर दिया। यानी अब वो जो थे भारतीय, वो अपने ही देश में निम्न स्तर पर कार्य करने लगे थे, वो भी सरकार के लिए, यानी अंग्रेजों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं भारतीय समाज की परंपरागत संरचना को तोड़ना। यानी जो अंग्रेजी भाषा थी या ये कहें पश्चिमी ज्ञान था, उसका एक मोटिव ये भी था कि जो भारतीय समाज है या भारतीय की जो परंपराएं हैं उनको किस तरह से तोड़ा जा सके। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं अंग्रेज़ों का एक और उद्देश्य था कि भारतीय समाज की परंपरागत संरचना को कमज़ोर किया जाए, जिसके माध्यम से वह भारतीय संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं को कमज़ोर करना चाहते थे। यानी इनका मानना था कि किस तरह से भारतीय की जो परंपराएं हैं, जो संरचना है, उसको कमज़ोर किया जाए, और जब कमज़ोर होगी तो यहाँ पर और ज़्यादा शासन किया जा सकता है लंबे टाइम तक। तो इसी वजह से वो ये सारी चीज़ें कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें और उन्होंने किया कि भारतीय जो संस्कृति है, धर्म है, उनकी जो मान्यता है उनको कमज़ोर करना, इस स्थान पर ब्रिटिश मान्यताओं और जीवन शैली को स्थापित करना चाहते थे। यानी भारतीय जो धर्म है और जो संस्कृति है और जो मान्यता है उनको ख़त्म करके जो ब्रिटिश की धर्म है, संस्कृति है, मान्यता है, उनको लाना चाहते थे। ठीक है, आगे चलेंगे। इसके अंतर्गत हम देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं आधुनिक शिक्षा का प्रभाव। किस तरह से आधुनिक शिक्षा से भारतीयों में वैज्ञानिक सोच, राष्ट्रवाद और समाज सुधार की भावना का विकास हुआ, जिससे स्वतंत्र संग्राम में भी कई नई ऊर्जाएं आई। लेकिन इसने भारतीय समाज में विदेशी संस्कृति का प्रभाव भी बढ़ा दिया। यानी देखिए, जो ब्रिटिश संस्कृति थी, शिक्षा थी, विज्ञान था, उसकी वजह से सारी चीज़ें बुरी नहीं हुई। कुछ लोगों में स्वतंत्रता संग्राम की भावना आई, लेकिन कहीं कहीं हम ये कह सकते हैं इसकी वजह से जो विदेशी संस्कृति थी उसका भी प्रभाव देखने को मिलने लगा था हमारे भारत में, क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं था, सिर्फ स्वदेशी ही सारी चीज़ें होती थी। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं पारंपरिक शिक्षा प्रणाली का पतन। आधुनिक शिक्षा के प्रसार से भारतीयों की पारंपरिक शिक्षा प्रणाली जैसे गुरुकुल, पाठशाला और मदरसे कमजोर हो गए। इस प्रणाली में सामाजिक और नैतिक शिक्षा पर ध्यान दिया गया था, जो धीरे धीरे घटने लगा, जिससे भारतीय संस्कृति कमज़ोर हो गई। यानी ये जो प्रणाली थी जिसकी वजह से जो गुरुकुल थे, मदरसे थे, वो सभी कमज़ोर होने लगे थे, और जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव देखने को मिलने लगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष। क्या आप इसके निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं? तो इसमें आप पहले लिख सकते हैं भारत में औपनिवेशवाद का प्रारंभ 16वीं शताब्दी में हुआ था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में आगमन से भारतीय संस्कृति, शिक्षा सभी पर प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं निष्कर्ष में, तथा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के बाद ही आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ हुआ, जो भारतीय शिक्षा को प्रभावित करती हुई हमें दिखाई देती है। आई होप आपको ये निष्कर्ष भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है भारत में महिला शिक्षा को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी समितियाँ तथा आयोग बनाए गए हैं। यानी जो भारत में महिला शिक्षा है उसको बढ़ाने के लिए कौन कौन सी समितियाँ और आयोग बनाए गए हैं। तो पहला आप इसमें लिख सकते हैं भारत में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई समितियां और आयोग गठित किए गए हैं। अब हम उन आयोग और उन समितियों को देखेंगे तो ये आप प्रस्तावना में लिख सकते हैं, यानी जो भूमिका होती है यहाँ महिला शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण समितियां और आयोग का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है। अब हम उन्हीं सभी जो महिला शिक्षा आयोग हैं, समितियां हैं, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन उन सभी को देखेंगे। तो पहला है हमारा, सबसे पहला जो है वो है राधा कृष्ण आयोग। राधा कृष्ण आयोग जो था वो 1948 से 49 में बनाया गया था। राधा कृष्ण आयोग का गठन स्वतंत्र भारत में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा में सुधार करना था, लेकिन हमें महिला शिक्षा को बढ़ावा देने भी अनुशासन की गई थी। इस आयोग ने सुझाव दिया कि महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। यानी जो राधा कृष्ण आयोग था उसने मेनली इस बात पर ध्यान दिया गया है कि महिला जो शिक्षा है
उस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, ताकि जो महिला शिक्षा है उसको बढ़ाया जा सके, ताकि महिलाएं आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त हो सकें। और महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की बात की गई थी राधा कृष्ण आयोग में, जो कि आया था 1948 से 49 में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा आयोग है वो है हमारा मुदारियल आयोग, जो कि हमारा आया था 1952 से 53 में। मुदारियल आयोग का गठन माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए किया गया था। इस आयोग ने सुझाव दिया महिलाओं को विज्ञान, गणित और अन्य व्यावसायिक विषयों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आयोग का मानना था कि महिला शिक्षा का विकास समाज में सामाजिक समानता लाने में ये सहायक होगा। यानी देखिए, ये जो आयोग था ये मेनली जो माध्यमिक शिक्षा होती है उस पर ध्यान केंद्रित करता था, और महिलाओं के लिए जो विज्ञान है और गणित है ऐसे विषयों और जो व्यापार के विषय होते हैं उनको पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता था, क्योंकि इनका मानना था अगर महिलाएं ये सारी चीज़ें पढ़ेंगी तो समाज में समानताएं पैदा होंगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए, मैंने आपके लिए बहुत सारे आयोग लिए हैं, तो आप इसमें से कम 4-5 याद कर सकते हैं, ताकि आप अपने एग्जाम में लिख पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा महिला शिक्षा समिति, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आया था 1958 में। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसमें आप लिख सकते हैं 1958 में महिला शिक्षा समिति का गठन हुआ था। ठीक है, यह समिति का उद्देश्य महिला शिक्षा को प्राथमिकता देना था। इस समिति ने विभिन्न स्तरों पर महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने और उसे सुलभ बनाने में सुझाव दिया। इसने सुझाव दिया कि महिलाओं के लिए विशेष शिक्षा संस्थानों की स्थापना की जाए, ताकि जो महिला शिक्षा है वो बढ़ सके और आगे बढ़ सके, महिलाओं को आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं और शिक्षकों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए, ताकि महिलाओं के उच्च शिक्षा प्रदान की जा सके, और जो शिक्षक होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, उनकी भी जो संख्या है उसमें वृद्धि की जानी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे जो आयोग है वो है कठोरी आयोग, जो कि आया था 1964 से 66 में। कठोरी आयोग ने शिक्षा को समाज के विकास का मुख्य संसाधन मानते हुए महिलाओं के लिए शिक्षा के विस्तार पर जोर दिया। इस आयोग ने सुझाव दिया कि महिला शिक्षा को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आयोग ने महिलाओं की शिक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए सुझाव दिया, जिससे विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को भी शामिल किया गया था। यानी इसके अंतर्गत भी जो महिला शिक्षा थी उसको बढ़ाने के लिए प्रयास किया गया था, और इसमें विज्ञान, तकनीकी शिक्षा को भी शामिल किया गया था, ताकि जो महिलाएं हैं वो सशक्त हो सकें। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे है हमारा फिफ्थ है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये आया था 1986 में। ठीक है, 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। इसमें महिला शिक्षा को बढ़ाने के लिए विशेष उपाय नामांक खंड जोड़ा गया, जिसके तहत महिलाओं का प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में समान अवसर प्रदान किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया, जिससे महिला शिक्षा के लिए राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने की भी सिफारिश की गई थी। यानी इसमें महिलाओं जो हैं उनकी समान भागीदारी को बढ़ाने का प्रयास किया गया था, और इसी के अंतर्गत जो राष्ट्रीय मिशन है उसकी स्थापना की गई थी, ताकि जो महिलाएं हैं उनको आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं जिसका उद्देश्य ग्रामीणों और पिछड़े क्षेत्रों में महिलाओं के लिए शिक्षा के अवसर बढ़ाना था। ठीक है, ताकि जो महिलाएं हैं उनके जो अवसर हैं, जो उनकी शिक्षा है उसको बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट जो आयोग है, नेक्स्ट जो है वो हमारी नेक्स्ट समिति है, जिसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं जो हमारी नेक्स्ट समिति है वो है यशपाल समिति, जो कि आई थी 1992 में। ठीक है, यशपाल समिति का गठन 1992 में किया गया था, जिसका उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और व्यापकता को बढ़ावा देना था। यानी ये भी जो थी ये शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए और व्यापकता जो होती है उसको बढ़ाने के लिए लाई गई थी। इस समिति ने महिलाओं के लिए शिक्षा प्रणाली को अधिक अनुकूल बनाने और उनकी शिक्षा में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए सुझाव दिया, जिसमें महिलाओं के लिए तकनीकी और व्यापारिक शिक्षा की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया था, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। और इसके अंतर्गत जो तकनीकी और व्यापारिक शिक्षा है उसको बढ़ाने का प्रयास किया गया था महिलाओं के लिए,
ताकि महिला सशक्त हो सके और अपनी शिक्षा खुद ग्रहण कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं साक्षरता अभियान और सर्व शिक्षा अभियान, यानी जो साक्षरता अभियान और सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था 2001 में। अब हम इसकी बात करेंगे। इसके अंतर्गत 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों की शिक्षा प्रदान करना था। यानी इसके अंतर्गत जो 2001 में सर्व शिक्षा चलाया गया था, इसमें 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा देने की प्रयास किया गया था। इस अधिनियम ने महिलाओं की साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं बनाई गई थी। विशेष रूप से महिला साक्षरता के स्तर को बढ़ाने के लिए ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया गया था। और जो ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्र होते हैं, उनमें ज़्यादातर ध्यान दिया गया था कि किस तरह से जो महिला शिक्षा है उसको बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग, यानी NCW। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में किया गया था, जो महिलाओं के अधिकारों और उनके उत्थान के लिए कार्य करती है। इस आयोग का उद्देश्य महिलाओं को समाज में समान अधिकार और शिक्षा के क्षेत्र में बारंबारी का अवसर दिलाना था। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिला की शिक्षा पर कई अनुसंधान और अध्ययन करवाए और शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की समस्याओं को सुलझाने के सुझाव दिए। अब देखिए, जितने भी हमने आयोग देखे, जितने भी हमने नीतियाँ देखी या समितियाँ देखी, सब में एक चीज़ कॉमन है। आप बस उनका नाम याद कर लीजिए और डेट याद कर लीजिए कि कब आई। उसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं ये महिलाओं के लिए चलाई गई थी, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ाने के लिए चलाई गई थी, और जो महिलाओं के साथ भेदभाव होता था उसको कम करने के लिए और उन्हें समान अधिकार प्राप्त करवाने के लिए जो मुनीम हैं, ये कहें, ये जो समितियां हैं, इनका गठन किया गया था। 4-5 लाइन तो यही हो जाएंगी। उससे आगे आप खुद भी लिख सकते हैं या फिर आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं, ताकि जो आपके एग्ज़ाम हैं उसमें आप इजीली लिख पाएँ। और ये जो चीज़ें जो अभी मैंने लाइनें बताई, ये कॉमन लाइनें हैं जो आप हर किसी समिति में या हर किसी में लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष, क्या आप इसके निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं। ठीक है, इसके निष्कर्ष में हम लिखेंगे महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सरकार ने समय समय पर कई समितियां और आयोग बनाए हैं, जैसे कि अभी हमने देखा, जिसके माध्यम से महिला के लिए शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। इन आयोग और समितियों ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शिक्षा को एक प्रभावी संसाधन मानना और समाज में महिलाओं की भूमिका को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न सुझाव दिए गए थे, जैसे कि अभी हमने देखा कितने सारे इन्होंने सुझाव दिए थे। नेक्स्ट अब हम इसमें लिखेंगे वर्तमान में भी महिला शिक्षा के क्षेत्र में नए कार्यक्रम और योजनाएं चल रही हैं, जिसका उद्देश्य महिला को आत्मनिर्भर और सशक्त बना, जो कि अभी भी चलाया जा रहा है। जैसे कि एक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो कि महिला शिक्षा को बढ़ाने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए चलाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मानव विकास सूचकांक, यानी HDI क्या है और यह किस प्रकार से भारत को प्रभावित करता है। आपको बताना है कि HDI क्या है। देखिए, मानव विकास सूचकांक को ही HDI कहा जाता है और ये किस तरह से भारत को प्रभावित करता है, अब हम इसको देखेंगे। चलिए देख लेते हैं मानव विकास सूचकांक। इसका उत्तर जो है आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक, जिसको HDI कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाने वाला एक सूचकांक है। यानी ये जो है ये UNDP द्वारा सूचकांक जारी किया जाता है, जिसका उद्देश्य विभिन्न देशों में मानव विकास का मूल्यांकन करना है। इसका उद्देश्य किसी देश के विकास को केवल आर्थिक समृद्धि के आधार पर नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के व्यापक मापदंडों के आधार पर आंका जाना है। यानी देखिए, ये जो है ये पूरे ही विश्व में काम करता है और सभी देशों की जो व्यक्तियों की स्थिति है उसको मापने का कार्य करता है। ये सिर्फ वहाँ की आर्थिक स्थिति को नहीं देखता कि हाँ आर्थिक स्थिति देख ली बस बात खत्म, नहीं, ये वहाँ की जो स्वास्थ्य है, शिक्षा है और जीवन स्तर है उसको मापने का कार्य करता है कि वहाँ के पर्टिकुलर जो लोग हैं वो किस तरह का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसके हिसाब से ये रैंक देता है। HDI को 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महमूद उल हक और भारतीय अर्थशास्त्री अमृत सेन द्वारा विकसित किया गया था। और ये जो है HDI ये 1990 में जो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और जो भारतीय अर्थशास्त्री हैं अमृत सेन द्वारा ये विकसित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे HDI के प्रमुख 3 बुनियादी घटकों पर आधारित है। यानी जो HDI है वो प्रमुख 3 चीज़ों पर आधारित होता है। पहला होता है हमारा जीवन प्रत्याशा, यह स्वास्थ्य की स्थिति को मापता है।
और एक देश में औसत जीवन प्रत्याशा के आधार पर स्वास्थ्य सेवा के स्तर को दर्शाता है। यानी ये जो है ये स्वास्थ्य सेवा के स्तर को दर्शाने का कार्य करता है। नेक्स्ट होता है हमारा शिक्षा। शिक्षा की गुणवत्ता और साक्षरता दर को मापने के लिए औसत स्कूल शिक्षा की अवधि और अपेक्षित शिक्षा की अवधि का उपयोग किया जाता है। यानी इसमें शिक्षा को मापा जाता है, ठीक है, कि कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं और कितने नहीं जा रहे हैं। अपेक्षित शिक्षा की अवधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। यानी इसमें प्रति व्यक्ति जो सकल घरेलू उत्पाद है उसको मापा जाता है। किस तरह से? यह व्यक्ति के जीवन स्तर का मापन करता है और प्रति व्यक्ति आय के रूप में औसत आर्थिक स्थिति को दर्शाता है, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे। आगे इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं HDI का मानक 0 से 1 के बीच होता है। यानी HDI का जो मानक होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है, जिसमें 1 सर्वोच्च और 0 निम्नतम स्तर को दर्शाता है। यानी 1 जो होगा वो सर्वोच्च स्तर को यानी सबसे ऊंचाई वाले स्तर को दिखाएगा और जो 0 होगा वो सबसे नीचे वाले स्तर को दिखाएगा। उच्च HDI वाले देश स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक विकास के बेहतर माने जाते हैं, जबकि निम्न HDI वाले देशों को मानव विकास में यह 3 पहलू अपेक्षाकृत कमजोर होते हैं। यानी ये जो अभी मैंने 3 पहलू आपको बताए थे, 3 स्टेप बताए थे, जिसमें शिक्षा थी, स्वास्थ्य थी और हमारी जो सकल घरेलू उत्पाद था वो था। उसमें अगर कोई भी देश अच्छा है तो उसे प्रथम श्रेणी यानी पहला जो श्रेणी है सर्वोच्च में रखा जाता है, लेकिन अगर वो खराब है तो उसे 0 में रखा जाता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे जो भारत है, भारत में मानव विकास सूचकांक यानी HDI है, उसका क्या महत्व है। अब हम उसको देखने का प्रयास करेंगे। HDI का उपयोग विभिन्न देशों में मानव विकास की स्थिति का आकलन करने के लिए किया जाता है और भारत में ऐसे विकासशील देशों के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। HDI न केवल देश को समग्र विकास का मापदंड प्रस्तुत करता है, बल्कि इनमें यह भी समझा जा सकता है कि किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। HDI से प्राप्त जानकारी भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए कई तरह से प्रभाव डालती हैं। यानी देखिए जो HDI है वो सिर्फ यही नहीं बताता कि कहाँ कहाँ कमजोरी है, वो ये भी बताता है कि उन कमजोरियों से कैसे निपटा जा सकता है, जिसकी वजह से भारत में सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक समस्या हैं उनसे निपटने का ये साधन प्रस्तुत करता है, ठीक है। आगे चलेंगे। अब आगे हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे स्वास्थ्य क्षेत्रों पर प्रभाव। यानी जो स्वास्थ्य क्षेत्र होते हैं उन पर क्या प्रभाव होता है। HDI में जीवन प्रत्याशा एक महत्वपूर्ण घटक है जो स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को मापने का काम करते हैं। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार HDI को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के माध्यम से जीवन प्रत्याशा को बढ़ाया जा सकता है, जिसमें HDI का मान बढ़ेगा। यानी अगर हम स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाएंगे तो उसकी वजह से जो HDI है उसका भी मान बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से भारत में सुधार या फिर सुधार की स्थिति पैदा हो सकती है। भारत में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में कमी और स्वास्थ्य संसाधनों की कमी का अवसर जीवन प्रत्याशा पर पड़ता है। HDI में सुधार के लिए भारतीय सरकार को स्वास्थ्य क्षेत्रों में अधिक निवेश करने की आवश्यकता है, जिसके लिए सरकार के प्रधानमंत्री उन आरोग्य योजनाओं और मिशन इंद्रधनुष जैसी योजनाओं का आरंभ किया है, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य सुविधा को मजबूत बनाना है। इन योजनाओं का उद्देश्य रोगों की रोकथाम, मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है। यानी देखिए अभी इसने बताया कि जो भारत में स्वास्थ्य सेवा है वो बेकार है, अब उसको किस तरह से सुधारा जा सकता है इसने ये भी सुझाव दिया। तो HDI जो है वो सिर्फ ये नहीं बताता कि ये कमी है, वो उस कमी का सल्यूशन भी देता है, ठीक है। आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट अब हम देखेंगे शिक्षा क्षेत्र पर प्रभाव। यानी शिक्षा क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको देखेंगे। HDI में शिक्षा का मापन औसत स्कूल शिक्षा की अवधि और अपेक्षित शिक्षा की अवधि के आधार पर किया जाता है। भारत में शिक्षा में सुधार करने में HDI में भी सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। शिक्षा के स्तर बढ़ाने से व्यक्तिगत के जीवन स्तर में सुधार होता है और उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो जाती है। यानी अगर हम शिक्षा में सुधार करेंगे तो व्यक्ति की जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी ऑटोमेटिकली सुधार हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे भारत में सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और हाल ही में शुरू की गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य
शिक्षा के स्तर को सुधारना है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया गया है, जिससे कि भविष्य में शिक्षा का स्तर बढ़ सके और एचडीआई में सुधार किया जा सके, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और समाज में समानता आएगी। यानी जिसकी वजह से क्या होगा, जो रोजगार हैं वो भी बढ़ेंगे और समाज में समानताएं भी आएंगी। और इन सभी को बढ़ाने के लिए 2020 में एक नीतियां भी बनाई गई थी, जिनका उद्देश्य ही समाज में समानता और शिक्षा को बढ़ाना है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे आर्थिक क्षेत्र का प्रभाव। अब आर्थिक क्षेत्र पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है इसको देख लेते हैं। एचडीआई एक प्रमुख घटक प्रति व्यक्ति आय भी है, जो किसी देश की आर्थिक समृद्धि को दर्शाता है। भारत में आर्थिक सुधार के माध्यम से एचडीआई में भी सुधार किया जा सकता है, जिसके लिए सरकार को बेरोजगारी, गरीबी और आर्थिक असमानताओं को कम करने का प्रयास करना चाहिए। यानी अगर हम अपने देश में एचडीआई को बढ़ाना चाहते हैं तो जो बेरोजगारी है, गरीबी है और आर्थिक असमानता है, उनको ख़त्म करना चाहिए। अब किस तरह से किया जा सकता है देखिए, अब हम इसे देखेंगे। भारतीय सरकार ने आर्थिक सुधार के लिए विभिन्न आयोग और कार्यक्रम शुरू किए हैं, जैसे मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना और आत्मनिर्भर भारत अभियान। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में सुधार लाना और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है, जिससे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। जब लोगों की आय बढ़ेगी तो जीवन स्तर में सुधार होगा और एचडीआई भी बढ़ जाएगी। आई होप आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको सुधारने का प्रयास किया गया है। अब हम देखेंगे समाज पर प्रभाव। समाज पर प्रभाव किस तरह से, चलिए देखते हैं। एचडीआई के मापदंड का समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के स्तर में सुधार से समाज में समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलता है, जिससे समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक असमानताओं को कम करने में मदद मिलती है। भारत जैसे देश में जहां गरीबी और असमानता बड़े मुद्दे हैं, एचडीआई के मापदंड को ध्यान में रखकर विकास योजनाएं बनाई जा सकती हैं, जो समाज में बदलाव ला सकती हैं। यानी एचडीआई के जो नियम हैं, कानून हैं, उनको ध्यान में रखकर हम कोई भी योजना बनाएंगे तो वो हमारे देश के लिए सफलतापूर्वक कार्य करेगी, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी विभिन्नताएं देखी जा सकती हैं। भारत में महिला और अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार में सामाजिक समानता को बढ़ावा मिलता है। जिसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों और पिछड़े इलाकों में स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं का विस्तार करने से देश की समृद्ध एचडीआई में सुधार होता है। समाज में सभी वर्गों के बीच समावेशी बढ़ता है। ठीक है, और इसी वजह से हम ये सारी चीजें कर सकते हैं ताकि समाज में समावेशी बढ़ सके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे भारत में एचडीआई सुधार की चुनौतियां, कि भारत में जो एचडीआई है उसमें जो सुधार करने के लिए क्या क्या चुनौतियां पड़ती हैं एचडीआई के सामने। अब हम उन सभी चुनौतियों के ऊपर चर्चा करेंगे। हालांकि भारत सरकार ने एचडीआई के मापदंडों में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं, जो कि अभी हमने देखी, फिर भी चुनौतियां बनी हुई हैं जो एचडीआई में सुधार की गति को धीमी कर देती हैं। अब वो कौन कौन सी चुनौतियां हैं, चलिए उनको देख लेते हैं एक-एक करके। पहला हम देखेंगे स्वास्थ्य सुविधा की कमी। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता में कमी होने के कारण जीवन प्रत्याशा में बाधा आती है। इसके कारण एचडीआई सुधार धीमी गति से होता है। यानी जो जीवन प्रत्याशा है, या फिर ये कहें जीवन की जो सुधार है, जो स्वास्थ्य जो सुधार है, उसमें कमी आ जाती है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं शिक्षा की असमानता। शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक असमानताएं, विशेषकर बालिकाओं के लिए शिक्षा की कमी एचडीआई में बाधा उत्पन्न करती है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं आर्थिक असमानताएं। भारत में आर्थिक असमानताओं की वजह से समाज के सभी वर्गों को समान लाभ नहीं मिल पाता, जिससे प्रति व्यक्ति आय के मापदंड में सुधार करना कठिन हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलेंगे। आगे आप लिख सकते हैं गरीबी। गरीबी की वजह से कई परिवार शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाते, जिससे एचडीआई के मापदंड पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष। क्या आप इसके निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं? तो इसके निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई एक समग्र मापदंड है जो भारत के विकास को व्यापक रूप से मापने का कार्य करता है। एचडीआई में सुधार के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक क्षेत्र में सतत प्रयास करने की आवश्यकता है। एचडीआई का सुधार समानता, सामाजिक न्याय और समावेशी को बढ़ावा देता है। यानी एचडीआई जो है उसका जो सुधार है वो समाज में समानता, सामाजिक न्याय और समावेशन को बढ़ाने का कार्य करता है और देश को एक समृद्ध और सशक्त राष्ट्र की दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। ठीक है, आगे आप इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं
भारत में एचडीआई के मापदंड को सुधारने के लिए अनेक योजनाएं और नीतियां बनाई जा रही हैं, लेकिन इनकी सफलताएं तभी सुनिश्चित होंगी जब सरकार, समाज और विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर सभी के लिए समान शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इस प्रकार एचडीआई के माध्यम से भारत एक संतुलित और समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ सकता है। ये सारी चीज़ें आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं। आई होप आपको निष्कर्ष भी अच्छे से समझ में आ गया होगा और यहाँ तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं सारे ही समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, शिक्षा के विकास में विभिन्न चुनौतियां तथा मुद्दों पर चर्चा कीजिए। यानी शिक्षा के विकास में जितनी भी हमारी चुनौतियां और मुद्दे सामने आते हैं उन पर हमें चर्चा करनी है कि कौन कौन सी चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ता है शिक्षा के विकास के टाइम पे। चलिए देखते हैं इसकी भूमिका में या स्टार्टिंग आप इस तरह से लिख सकते हैं। पहला लिखेंगे आप स्टार्टिंग करने से पहले, यानी भूमिका में आप लिखेंगे, भारत में शिक्षा के विकास में कई चुनौतियां और मुद्दे हैं जो समाज के हर वर्ग तक गुणवत्तापूर्ण और समान शिक्षा पहुंचाने में बाधा उत्पन्न करते हैं। यानी हमारे समाज में ऐसे बहुत सारी चुनौतियां और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो समाज के हर वर्ग तक गुणवत्तापूर्ण और अच्छी शिक्षा पहुंचाने में बाधा बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे पॉइंट वाइज, यानी फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे सामाजिक और आर्थिक असमानताएं, क्योंकि सामाजिक और आर्थिक असमानताएं जो होती हैं वो समाज में एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने में बहुत ज़्यादा चुनौतियां पैदा करती हैं। अब कैसे भारत में शिक्षा एक बड़ी चुनौती है। ग्रामीण क्षेत्रों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और हाशिए पर मौजूद समुदायों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक समान पहुंच नहीं मिल पाती। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को शिक्षा का खर्च उठाना कठिन हो जाता है, जिससे उनका स्कूल छोड़ने का खतरा बढ़ जाता है। यानी जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों के स्कूल ही छुड़वा देते हैं। ठीक है, इसके अलावा जाति और लिंग के आधार पर भी शिक्षा में असमानताएं देखी जा सकती हैं। यानी जाति और लिंग के आधार पर भी हम शिक्षा में असमानताएं देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं, महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजातियों को अभी भी समान शिक्षा के अवसर नहीं मिल पाते, जिससे उनका शिक्षा स्तर समाज के अन्य वर्गों से पीछे रह जाता है। यानी अगर हम महिलाओं की बात करें और जो अनुसूचित जाति और जनजातियां होती हैं उनमें भी जो शिक्षा है वो अभी तक इतने अच्छे लेवल पर नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से ये जो वर्ग हैं ये पीछे रह जाते हैं पुरुषों के मुकाबले या उच्च वर्गों के मुकाबले। ठीक है, नेक्स्ट जो चुनौती है वो है हमारी अपर्याप्त शिक्षा संसाधन। अब इसके अंतर्गत आप लोग लिख सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में संसाधनों की कमी भी एक गंभीर समस्या है। कई सरकारी स्कूलों में पर्याप्त कक्षाएं, शिक्षकों, शौचालय, पुस्तकालय और विज्ञान प्रौद्योगिकियों की कमी है। इसके साथ शिक्षकों की भर्ती और उनके प्रशिक्षण पर भी कम ध्यान दिया जाता है। यानी देखिए, अगर हम सरकारी स्कूलों की बात करें तो यहाँ पर जो हमारी सुविधाएं हैं और संसाधन हैं उनकी कमी देखी जा सकती है। जो क्लासरूम होते हैं वो प्रॉपर नहीं होते, जो टीचर्स होते हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ाते, शौचालय प्रॉपर तरीके से नहीं होते, पुस्तकें या फिर जो हमारा साइंस लैब होता है वो भी प्रॉपर तरीके में नहीं देखा जा सकता, और जो शिक्षक होते हैं उनकी भी भर्ती ऐसे ही कर दी जाती है, उन पर कोई ज़्यादा खास ध्यान नहीं दिया जाता। इसके कारण से शिक्षा का स्तर प्रभावित होता है और छात्रों को उच्च शिक्षा नहीं मिल पाती। शिक्षण की आधुनिक तकनीक और डिजिटल उपकरणों का अभाव भी छात्रों की शिक्षा में बाधा उत्पन्न करता है। यानी हम गवर्नमेंट स्कूल में देख सकते हैं जो डिजिटल चीजें होती हैं वो नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट होते हैं उनको बाधा का सामना करना पड़ता है या उनकी जो एजुकेशन है वो प्रभावित होती हुई हमें दिखाई देती है। आगे आप इसमें लिख सकते हैं, विशेष ग्रामीण क्षेत्रों में जहां शिक्षा के लिए उच्च संसाधनों की कमी है, और खासकर ये सारी चीजें हम ग्रामीण क्षेत्रों में देख सकते हैं जहां पर उच्च संसाधनों की कमी बड़े स्तर पर देखी जा सकती है। नेक्स्ट है हमारा गुणवत्ता की कमी। अब किस तरह से गुणवत्ता की कमी, शिक्षा की गुणवत्ता पर स्तर भी एक बड़ी समस्या है। कई सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान नहीं की जाती है, जिसका कारण शैक्षणिक छात्र अनुपात में असमानताएं, योग्य शिक्षकों की कमी और शिक्षकों की अधूरी ट्रेनिंग है। यानी इसकी वजह से क्या होता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी पाती, क्योंकि जो शिक्षक होते हैं उनकी भी अधूरी ट्रेनिंग देखी जा सकती है। इसके अलावा कई विद्यालयों में शिक्षा का पाठ्यक्रम और शैक्षणिक विधियां
पुरानी और अप्रासंगिक है। यानी ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ पे जो बुक्स वगैरह होती हैं वो पुरानी होती हैं और अप्रासंगिक होती हैं, जिसकी वजह से जो छात्र होते हैं उनकी स्टडी अच्छे से नहीं हो पाती, जो छात्रों को वर्तमान प्रतिस्पर्धा के अनुसार तैयार नहीं कर पाती। परिणाम स्वरूप छात्रों को कौशल विकास रुक जाता है और वह जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हो पाते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो चुनौती होती है वो होती है हमारी ड्रॉप आउट की, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो बीच में ही ड्रॉप आउट हो जाते हैं, यानी छोड़ देते हैं। किस तरह से भारत में शिक्षा के क्षेत्र में ड्रॉप आउट दर एक बड़ी चुनौती है, विशेष रूप से प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर। आर्थिक समस्याएं, बाल श्रम, कम आय वाले परिवार का समर्थन और ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की जल्दी शादी जैसी समस्याएं ड्रॉप आउट के प्रमुख कारण हैं। यानी ऐसी बहुत सारे कारण हैं जो कि ड्रॉप आउट के हो सकते हैं, जैसे कि आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं, बाल श्रम हो सकता है, या फिर कम आय वाले जो परिवार होते हैं उनकी इतनी ही पैसे नहीं लगा पाते, जिसकी वजह से बच्चों को ड्रॉप आउट करना पड़ जाता है। और जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, खासकर लड़कियों के लिए जल्दी शादी कर देना, या फिर ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं, या फिर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाना, जिसकी वजह से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। और ये सभी कारण आप लिख सकते हैं इसके अंतर्गत। इसके अलावा कई छात्रों के लिए शिक्षा की पहुंच कठिन होती है, जिससे उनके स्कूल छोड़ना पड़ता है। इस समस्या को दूर करने के लिए सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को के लिए सुलभ बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, आगे चलेंगे। ताकि बच्चों का स्कूल छोड़ने का खतरा कम हो सके, इसीलिए हमें अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट जो चुनौती है वो है हमारा पारंपरिक और सीमित पाठ्यक्रम। भारतीय शिक्षा प्रणाली का पाठ्यक्रम कई क्षेत्रों में पारंपरिक है और यह सीमित है। छात्रों को केवल परीक्षा में अंक लाने के लिए तैयार किया जाता है, ना कि उन्हें व्यवहारिक जीवन के लिए कौशल सिखाया जाता है। यानी भारत में ऐसा मोस्टली आपने देखा होगा, सिर्फ जो स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है वो परीक्षा में अंक लाने के लिए पढ़ाया जाता है कि हाँ तुम पास हो जाओ, तुम्हारे इतने नंबर आ जाए। पर उसे जीवन में किस तरह से अप्लाई किया जाएगा, उसे कैसे वो अपना जीवन व्यतीत करेंगे, या कैसे उनके जो जीवन में चुनौतियां आएंगी उनका कैसे वो सामना करेंगे, ये सारी चीज़ों पे फोकस नहीं किया जाता, ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती। ठीक है, पाठ्यक्रमों में रचनात्मक समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित नहीं मिलता। यानी हमारी जो बुक्स होती हैं उसमें रचनात्मक चीज़ें नहीं होती हैं, समस्या समाधान नहीं होता है, या समालोचनात्मक चिंतन नहीं होती है, जिससे छात्र जीवन की वास्तविक चुनौतियों का सामना करने में अक्षम रहा जाता है। और जिससे क्या होता है, जो छात्र होता है जो वास्तविक जीवन में चुनौतियां होती हैं वो उसको नहीं सॉल्व कर पाता। जैसे आपने सुना ही होगा, रील्स वगैरह में देखा होगा, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहता है ये, जो कि हम 10th क्लास में मोस्टली पढ़ते हैं, कॉस टैन थीटा। मैथ में आपने भी पढ़ा होगा कॉस टैन थीटा एंड ये सारी चीज़ें। अब उनको रियल लाइफ में कहाँ यूज़ करना है किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। मैंने भी बहुत ज़्यादा ये याद किया था कि हाँ एटलीस्ट पास हो जाऊं, क्योंकि सभी बच्चे इसको रट्टाफिकेशन करते ही हैं कि कॉस की वैल्यू क्या है, टेन की वैल्यू क्या है, पर क्या वो रियल लाइफ में कभी काम आया है? आज तक तो कभी आया नहीं, और पता नहीं फ्यूचर में भी आएगा या नहीं आएगा, मुझे तो लगता नहीं है। आपने भी याद किया होगा कि आपकी लाइफ में वो कभी यूज़ आया है? बस हमने रट्टाफिकेशन करी सिर्फ अंक पाने के लिए। तो इसका एक उदाहरण हम ले सकते हैं, और आप भी मुझे बताना क्या आपने रट्टाफिकेशन की थी उस टाइम पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे इस समस्या को दूर करने के लिए शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रमों का आधुनिकीकरण और उससे व्यवहारिक बनाने की आवश्यकता है। और इन सारी समस्याओं से निपटने के लिए हमारी जो बुक्स हैं, हमारी जो शिक्षा है, उसको आधुनिकीकरण बनाने यानी टेक्नोलॉजी से जोड़ने की, और जो व्यवहारिक जीवन होता है, जो हमारा एक्चुअल जीवन है, उससे जोड़ने की आवश्यकता है, ताकि अगर हमारे जो रियल लाइफ है उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो हम अपनी एजुकेशन का यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम से निपट सकें या अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ सकें। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी कमी है वो है तकनीकी शिक्षा की कमी। अब तकनीकी शिक्षा की कमी किस तरह से, चलिए देखते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, भारत में शिक्षा में तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। आधुनिक युग में तकनीकी ज्ञान और कौशल आवश्यक है, लेकिन भारत में इसे शिक्षा प्रणाली में अभी तक उच्च स्थान नहीं दिया गया। तकनीकी शिक्षा की कमी के कारण छात्रों को रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने में कठिनाइयां होती हैं। इसके समाधान के लिए तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा का विकास और इसे शैक्षणिक पाठ्यक्रमों का हिस्सा बनाना आवश्यक है। यानी देखिए, अगर
अगर हम अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाएंगे और उसको आगे बढ़ाने या रोजगार के लिए हमें तकनीक में औद्योगिकरण में आगे बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि अब जो युग है वो डिजिटल युग है और आने वाला और ज़्यादा डिजिटल हो जाएगा। तो हमें तकनीकी का यूज़ करना आना चाहिए। तकनीक किस तरह से यूज़ हो सकती है, किस तरह से हम उससे रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़ाई जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट जो बाधा है वो है भाषा की बाधा। भाषा की बाधा किस तरह से, भारत जैसे विविध भाषाओं वाले देश में भाषा भी एक प्रमुख चुनौती है। ग्रामीण क्षेत्रों में हिंदी और क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जाती है। यानी देखिए, जो हमारा देश है उसमें बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में मोस्टली जो शिक्षा दी जाती है वो हिंदी या फिर क्षेत्रीय भाषाओं में दी जाती है। पर क्या उच्च लेवल पे वो काम करती है? नहीं, क्योंकि उच्च लेवल पे हमेशा इंग्लिश ज्ञान का होना आवश्यक है। अगर इंग्लिश नहीं आती तो आप इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे कहीं कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इंग्लिश जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इस भाषा की बाधा के कारण कई छात्रों को उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसरों प्राप्त करने में कठिनाई होती है। क्योंकि देखिए, अगर आप भी कहीं जॉब ढूंढने जाएंगे या जॉब करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि आप इंग्लिश बोल लेते हो। अगर यस, तो आप उस जॉब के लिए एप्लीकेबल हो। अगर नहीं बोल पाते हो तो आपकी जगह वो किसी ऐसे व्यक्ति को रखेंगे जो इंग्लिश बोल पाए और इंग्लिश समझ पाए। तो इसीलिए इंग्लिश जो है वो हमारे रोजगार को भी इफेक्ट करती हुई हमें दिखाई देती है। शिक्षा में द्विभाषी शिक्षा प्रणाली अपनाने की आवश्यकता है, जिससे छात्र अपनी मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर सकें और साथ ही उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी भी सीख सकें। यानी हमें शिक्षा प्रणाली में द्विभाषा जो शिक्षा है उसका प्रयोग करना चाहिए। कि अगर स्टार्टिंग है, क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग में ही उनसे इंग्लिश में बात करने लगे या इंग्लिश सिखाने लगे तो हो सकता है उन्हें चीज़ें ना समझ में आए। तो स्टार्टिंग में मातृभाषा में चीज़ें बताई जाए और उच्च लेवल पर आते आते उन्हें इंग्लिश सिखा दी जाए कि हाँ, अगर वो कॉम्पिटिशन या आगे कहीं भी जॉब करते हैं तो उन्हें इंग्लिश जैसी समस्याओं का सामना ना करना पड़े, वो इजीली बोल पाएं और इस एबल हो पाएं कि हाँ वो जॉब कर पाएं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी अन्य चुनौतियां होती हैं उसमें देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में और भी कई चुनौतियां हैं, जैसे लैंगिक असमानताएं, परीक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थानों की आवश्यकता, असमानताएं और शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी। इन समस्याओं का समाधान किए बिना शिक्षा का समग्र विकास नहीं हो सकता। तो आप ये सारी चुनौतियां भी लिख सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको ये पूरा ही क्वेश्चन इसी तरीके से हेडिंग बना के लिखना है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष। क्या आप इसके निष्कर्ष किस तरह से लिख सकते हैं? शिक्षा के विकास में कई मुद्दे और चुनौतियां हैं, जिससे दूर करने के लिए शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। शिक्षा में संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाना, गुणवत्ता में सुधार करना, ड्रॉप आउट दर को कम करना और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना शिक्षा विकास के लिए आवश्यक कदम है। भारत सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और डिजिटल शिक्षा के प्रयास। लेकिन इसका प्रभाव अभी तक समर्थक होगा जब इन्हें समाज में सभी वर्गों तक पहुंचाया जाएगा। शिक्षा के विकास के लिए समाज में जागरूकता, सरकारी और निजी क्षेत्रों का सहयोग और शिक्षा प्रणाली में नवीनता आवश्यक है, ताकि हर भारतीय को समाज और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार मिल सके। आई होप आपको पूरा ही निष्कर्ष अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में लिखा है और आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए अब हम आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, भारत का संविधान न केवल एक राजनीतिक दस्तावेज है बल्कि एक आदर्श दस्तावेज है। तो आप इस कथन से क्या समझते हैं ये हमें बताना है। नेक्स्ट जो इससे आगे लिखा है क्वेश्चन है, इस कथन से आप क्या समझते तथा संविधान में शिक्षा के मूल्यों का वर्णन कीजिए। यानी आपको इस कथन का अर्थ बताना है कि जो भारत का संविधान है वो एक राजनीतिक दस्तावेज ही नहीं है, वो एक आदर्शवादी दस्तावेज भी है। तो किस तरह से, और जो हमारी भारत का संविधान है उसमें जो शिक्षा है उसका मूल्यांकन आपको करना है। चलिए देख लेते हैं आप इसका आंसर किस तरह से लिख सकते हैं। तो परिचय में आप लिख सकते हैं, भारत का संविधान न केवल एक राजनीतिक दस्तावेज है बल्कि यह एक आदर्शवादी और मूल्य आधारित दस्तावेज भी है। इसके निर्माण में उन आदर्शों और मूल्यों का ध्यान में रखा गया है जो हमारे राष्ट्र की आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिक्षा के संदर्भ में संवैधानिक मूल्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह शिक्षा के उद्देश्यों और उसकी दिशा को निर्धारित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे इसके जो किस तरह से जो भारत का संविधान है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। पहला आप इसमें लिखेंगे समानता। समानता किस तरह से,
समानता का अर्थ संविधान में मुख्य धारा में से एक है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्राप्त हों और किसी भी प्रकार के भेदभाव न हो। शिक्षा के क्षेत्र में समानता का अर्थ है कि हर बच्चे को, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक पृष्ठभूमि से हो, उसे शिक्षा का समान अवसर मिलना चाहिए। समानता के इस सिद्धांत के तहत निम्नलिखित पहलू शामिल हैं। यानी देखिए, समानता का अर्थ ही ये है कि सभी बच्चों को समान चीजें मिल पाएं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, किसी भी जाति के हों या फिर किसी भी लिंग के हों या उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, सभी को समान रखना और समान स्तर पर आगे बढ़ाना। अब इसके अंतर्गत कुछ पहलुओं को रखा गया है, जैसे कि फर्स्ट आप लिख सकते हैं शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश। सभी बच्चों को शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश का समान अधिकार है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं शिक्षा की गुणवत्ता। सभी को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, चाहे वह किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हों। नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्रता। स्वतंत्रता को देख लेते हैं। स्वतंत्रता के अंतर्गत आप लिख सकते हैं स्वतंत्रता का मूल्य शिक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने सोच और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता हो। उसके अंतर्गत निम्नलिखित पहलू शामिल हैं। यानी स्वतंत्रता जो है वो हर व्यक्ति को अपनी सोच और विचार को व्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है। इसके अंतर्गत पहला आप लिख सकते हैं विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। छात्रों और शिक्षकों को स्वतंत्र होना चाहिए कि वह अपने विचार और को व्यक्त कर सके। यानी छात्र भी और जो टीचर्स होते हैं वो भी दोनों स्वतंत्र होनी चाहिए, ताकि वो अपने विचारों को, अपनी जो चीजें हैं उनको व्यक्त कर पाए। नेक्स्ट है हमारा शैक्षिक स्वतंत्रता। शैक्षिक स्थानों को स्वतंत्र होना चाहिए कि वह अपनी शिक्षा नीतियों और पाठ्यक्रमों को स्वतंत्र रूप से निर्धारित कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा धर्मनिरपेक्षता। अब धर्मनिरपेक्षता देख लेते हैं कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। धर्मनिरपेक्षता का मूल्य यह सुनिश्चित करता है कि राज्य किसी भी धर्म समर्थन या विरोधी नहीं होगा। शिक्षा के क्षेत्र में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि यानी देखिए, जो राज्य है वो ना तो किसी धर्म का समर्थन करेगा और ना ही किसी धर्म का विरोध करेगा। और शिक्षा के अगर हम क्षेत्र में गए हैं तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ हो जाता है, पहला आप इसमें लिख सकते हैं धार्मिक शिक्षा का अभाव। सरकारी स्कूलों में किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं धार्मिक स्वतंत्रता। छात्रों को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता होगी, लेकिन इसके लिए स्कूलों में किसी भी प्रकार का धार्मिक भेदभाव नहीं होगा। यानी छात्र जो हैं वो अपना धर्म पालन कर सकते हैं, लेकिन अपने धर्म को लेकर किसी और धर्म के बच्चे के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा न्याय। न्याय को देख लेते हैं। न्याय के अंतर्गत आप लिख सकते हैं न्याय का मूल्य यह सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति को न्यायपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार प्राप्त हो। शिक्षा में न्याय का अर्थ होता है, यानी देखिए न्याय का अर्थ ये होता है कि सभी को समान रखना, किसी के साथ निष्पक्ष व्यवहार ना हो। अब शिक्षा में न्याय का अर्थ क्या होता है, इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं शैक्षिक अवसरों की निष्पक्षता। सभी छात्रों को निष्पक्ष शैक्षिक अवसर प्राप्त हो। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं भेदभाव का उन्मूलन। शिक्षा में किसी भी प्रकार के भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हमारा बंधुत्वता। अब बंधुत्वता क्या होती है, चलिए देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं बंधुत्वता का मूल्य यह सुनिश्चित करता है कि समाज में भाईचारा और सहयोग की भावना बने। शिक्षा के क्षेत्र में भी बंधुत्वता का अर्थ ये है कि यानी देखिए, जो बंधुत्वता है उसका अर्थ होता है कि सभी जो हमारा भारत है उसमें सभी समाज में एक भाईचारे की भावना हो, एक सहयोग की भावना पैदा हो। अब शिक्षा में बंधुत्वता का अर्थ हो जाता है, पहला आप लिख सकते हैं इसमें सामाजिक संदर्भ। स्कूलों में सभी बच्चों के बीच भाईचारे और सहयोग की भावना को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सामंजस्य एकता। शिक्षा के माध्यम से सामाजिक एकता और समरसता को बढ़ावा दिया जाए, यानी शिक्षा के क्षेत्र में सभी को सामाजिक एकता और समरसता को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है गरिमा। अब गरिमा को देख लेते हैं कि गरिमा के अंतर्गत आप क्या लिख सकते हैं। व्यक्ति की गरिमा का मूल्य यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में गरिमा का अर्थ है, यानी देखिए व्यक्ति की जो गरिमा होती है वो ये सुनिश्चित करती है कि वो कितने हद तक कुछ भी बोल सकता है। अब देखिए, आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आपकी भी एक गरिमा है कि आप इस हद तक बोल सकते हैं। अब आप कोई भी कमेंट कर दें, कुछ भी वल्गर बोल दें, तो वो तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी, मैं रिमूव कर सकती हूँ, मेरे पास ये राइट है। अब वो चीज़ जो है वो आपकी गरिमा को सुनिश्चित करता है कि आप मेरे स्टूडेंट हो तो आप मुझे रिस्पेक्ट दो, क्योंकि ये आपकी गरिमा के अंतर्गत आता है। ऐसा नहीं है कि आप मुझे कुछ भी बोल दो या कैसे भी बोल दो, तो ये जो है ये एक गरिमा सुनिश्चित करता है। अब शिक्षा में गरिमा का क्या अर्थ होता है, चलिए इसको देख लेते हैं।
मान्यजनक व्यवहार, छात्रों और शिक्षकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए, यानी बच्चे भी टीचर्स के साथ और टीचर्स भी बच्चों के साथ एक सम्मानजनक यानी एक सम्मान के साथ व्यवहार करें। ऐसा नहीं है जो बच्चे हैं वो टीचर्स से तू तड़ाक बोल रहे हैं या टीचर्स बच्चों को गाली दे रहे हैं या उल्टा सीधे वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, तो ऐसी चीजें नहीं होनी, एक सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं शारीरिक और मानसिक सुधार, स्कूलों में छात्रों की शारीरिक और मानसिक सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए, यानी जो स्कूल होते हैं उसमें सभी छात्रों की जो शारीरिक और मानसिक सुरक्षा है उसका सुनिश्चित की जानी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे है हमारा पंथ निरपेक्षता। अब देखेंगे पंथ निरपेक्षता क्या होती है। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं पंथ निरपेक्षता का मूल्य यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षा में किसी भी प्रकार की धार्मिक या सांप्रदायिक भावना ना हो। इसके अंतर्गत निम्नलिखित पहलू शामिल हैं, यानी जो पंथ निरपेक्षता है वो ये सुनिश्चित करता है कि शिक्षा के अंतर्गत कोई भी धार्मिक या सांप्रदायिक भावना ना पैदा हो। और ये जो है इस शिक्षा में क्या क्या शामिल करता है, चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें आप पहला लिख सकते हैं धार्मिक शिक्षा का निषेध। सरकारी स्कूलों में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है। आपको भी पता है कोई भी जो सरकारी गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उसमें जो धार्मिक शिक्षा है किसी भी धर्म से रिलेटेड शिक्षा नहीं दी जाती है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं धार्मिक सहिष्णुता। छात्रों को सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं मानव अधिकार। मानव अधिकार के अंतर्गत आप लिख सकते हैं मानव अधिकार का मूल्य यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकारों का सम्मान किया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में मानव अधिकारों का अर्थ है, यानी जो मानव अधिकार हैं वो ये सुनिश्चित करते हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं उन सभी का सम्मान किया जाए, सभी के मौलिक अधिकारों का। और शिक्षा के क्षेत्र में जो मानव अधिकार है उनका अर्थ होता है, पहला है आपका शिक्षा का अधिकार। हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो, यानी हर बच्चे को जो शिक्षा है वो प्राप्त करने का अधिकार हो। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं मौलिक अधिकारों का सम्मान। स्कूलों में छात्रों के मौलिक अधिकारों का सम्मान किया जाए। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सार्वभौमिकता। अब देखेंगे सार्वभौमिकता क्या होती है। सार्वभौमिकता का मूल्य यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षा सभी के लिए सुलभ हो। इसके अंतर्गत निम्नलिखित पहलू शामिल हैं। पहला आप लिख सकते हैं सभी के लिए शिक्षा। शिक्षा को सभी बच्चों के लिए सुलभ और सस्ती बनाई जाए, यानी जो शिक्षा है वो सभी बच्चों के लिए हो और सस्ती और सुलभ हो। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं स्व शिक्षा अभियान। सरकारों द्वारा चलाई जा रहे स्व शिक्षा अभियान के तहत सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाए, यानी सभी बच्चों को शिक्षा दी जाए ताकि वो आगे बढ़ सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा के अंतर्गत आप लिख सकते हैं सत्य और अहिंसा के मूल्य महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित है। शिक्षा के क्षेत्र में इन मूल्यों का अर्थ है, पहला आप लिख सकते हैं सत्य का पालन। छात्रों को सत्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाए, यानी कैसी भी सिचुएशन हो हमें सत्य ही बोलना है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं अहिंसा का प्रचार। छात्रों को अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना चाहिए ताकि लड़ाई झगड़े या फिर दंगे फसाद जैसी चीजें ना हो। ठीक है, अब आप इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं संवैधानिक मूल्यों का यह महत्व शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसे कि अभी हमने देखा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। इन मूल्यों के आधार पर ही हमारी शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई है और इसका पालन करके ही हम एक सशक्त और समृद्ध समाज का निर्माण कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। एंड अगर आप अभी तक स्टे मेरी वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विकेंद्रीकरण क्या है तथा विकेंद्रीकरण की सभी चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। यानी हमें इसमें बताना है विकेंद्रीकरण होता क्या है और विकेंद्रीकरण की क्या क्या चुनौतियां होती हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम विकेंद्रीकरण क्या होता है इसको देखेंगे, यानी हम इसका परिचय देख लेते हैं। परिचय के अंतर्गत आप लिख सकते हैं विकेंद्रीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सत्ता, शक्ति और निर्णय लेने की प्रक्रिया को केंद्रीकृत स्थानों से निकालकर विभिन्न स्तरों पर विस्तृत किया जाता है, यानी शक्ति का बंटवारा ही विकेंद्रीकरण कहलाता है। यह एक प्रशासनिक और राजनीतिक प्रणाली है जिसका मुख्य उद्देश्य सत्ता को निचले स्तर पर पहुंचाना होता है ताकि स्थानीय निकायों और संस्थानों अधिक अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त हो सके। यानी इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो यही होता है कि निचले स्तर पर भी जो शक्ति है उसको पहुंचाया जा सके और जो संस्थान है उन्हें अधिक अधिकारी और स्वतंत्र रूप से चलाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट आप इसके अंतर्गत लिख सकते हैं विकेंद्रीकरण का प्रमुख उद्देश्य स्थानीय जरूरतों और समस्याओं को अधिक कुशलता से हल करना और नागरिकों को शासन की प्रक्रिया के सक्रिय भागीदारी का अवसर देना है। इस प्रक्रिया में सत्ता का वितरण राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर किया जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे।
आगे आप इसमें लिख सकते हैं ताकि नागरिकों की आवश्यकता के अनुसार योजनाएं का निर्माण और कार्यक्रम हो सके, यानी जो हमारी नागरिकों की आवश्यकताएं होती हैं और योजनाएं होती हैं उनको बनाया जा सके। इसीलिए जो शक्ति है उसका विकेंद्रीकरण करना आवश्यक है। विकेंद्रीकरण का महत्व समाज में हर स्तर पर देखने को मिलता है, चाहे वह राजनीतिक हो, प्रशासनिक हो या आर्थिक हो। विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया लोकतंत्र को मजबूत बनाती है और लोगों को शासन के निर्णय और भागीदारी बनाने का अवसर प्रदान करती है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था और नगर निगमों का गठन इसी विकेंद्रीकरण के दृष्टिकोण से किया गया है। ठीक है, जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था है और जो नगर निगम है वो विकेंद्रीकरण के अंतर्गत ही आती है, ताकि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में विशेष आवश्यकताओं का समाधान स्थानीय स्तर पर हो सके, यानी जो हमारी ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र हैं उनका जो समाधान है, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन निकाला जा सके। अब हम देखेंगे विकेंद्रीकरण जो है उसकी क्या क्या चुनौतियां हैं। चलिए विकेंद्रीकरण की चुनौतियों पर चर्चा कर लेते हैं। तो इसकी चुनौतियों के अंतर्गत पहले आप लिखेंगे, हालांकि विकेंद्रीकरण के कई लाभ हैं, लेकिन इसे लागू करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये विकेंद्रीकरण की प्रमुख चुनौतियां विस्तार से दी गई हैं। देखिए विकेंद्रीकरण जो है उसके बहुत सारे लाभ हैं जो कि अभी हमने देखे, लेकिन इसे लागू करना फिर भी चुनौतीपूर्ण होता है। अब इसकी क्या क्या चुनौती होती है चलिए डिटेल में देख लेते हैं। पहली चुनौती आप लिख सकते हैं संसाधनों की कमी। स्थानीय निकायों के पास अक्सर पर्याप्त वित्तीय और मानव संसाधनों की कमी होती है। विकेंद्रीकरण के लिए न केवल सत्ता का वितरण आवश्यक है, बल्कि इसके लिए वित्तीय संसाधनों की भी आवश्यकता है। यानी हम विकेंद्रीकरण के अंतर्गत सत्ता का तो वितरण कर देते हैं, लेकिन जो संसाधन होते हैं उनका नहीं करते, जो कि आवश्यक है। यदि स्थानीय निकायों के पास पर्याप्त धनराशि नहीं होगी तो वह अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में असमर्थ रहेंगे। कई बार सरकारों की तरफ से वित्तीय सहायता मिलती भी है तो वह पर्याप्त नहीं हो पाती। यानी देखिए, अगर हम चाहते हैं विकेंद्रीकरण के जो निचले वाले स्तर हैं वो अच्छी तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाएं, तो उन्हें थोड़ा सा हमें पैसों या फिर धन की भी आवश्यकता होती है। उन्हें धन देना चाहिए सरकार को। कभी कभी सरकार देती भी है, वित्तीय देती है, तो उसकी जो आपूर्ति है वो पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि जो खर्चे होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट जो चुनौती है वो आप लिख सकते हैं प्रशासनिक क्षमता की कमी। यानी जो प्रशासनिक क्षमता होती है उसकी कमी होती है। स्थानीय निकायों और संस्थानों के पास पर्याय निर्णय लेने की क्षमता और कुशल प्रशासन का अभाव होता है। इसके कारण वह प्रभावी ढंग से नीतियों और योजनाओं को लागू नहीं कर पाते। प्रशासनिक दक्षता की कमी के कारण स्थानीय स्तरों पर होने वाले कई कार्य प्रभावी होते हैं, जिससे लोगों को उम्मीद के अनुरूप लाभ नहीं मिल पाता। यानी लोग उम्मीद तो ज़्यादा की करते हैं पर उन्हें इतना लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि जो प्रशासनिक दक्षता है उसमें कमी देखी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट चुनौती देखेंगे। नेक्स्ट चुनौती आप इसमें लिख सकते हैं राजनीतिक हस्तक्षेप। राजनीतिक हस्तक्षेप किस तरह से? स्थानीय निकायों के कार्यों में उच्च स्तर से हस्तक्षेप भी एक बड़ी चुनौती है। कई बार राज्य और केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधित्व अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए स्थानीय निकायों के कार्यों में दखल देते हैं। यानी हम बहुत बार ऐसे ही देख सकते हैं, जो केंद्र और जो राज्य होते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए स्थानीय निकायों में हस्तक्षेप देते हुए हमें दिखाई देते हैं, जिससे निर्णय की निष्पक्षता और स्वायत्ता में प्रभाव होती है। यानी जो निर्णय लेने की क्षमता होती है उसकी स्वायत्ता और निष्पक्षता प्रभावित होती हुई हमें दिखाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसके अंतर्गत लिख सकते इस प्रकार का हस्तक्षेप स्थानीय शासन को कमजोर करता है और केंद्रीकरण के उद्देश्य को बाधित करता है। और इस प्रकार का जो हस्तक्षेप है जो राज्य और केंद्र द्वारा किया जाता है उससे जो इसकी स्थिति है वो कमजोर हो जाती है और विकेंद्रीकरण का जो उद्देश्य है वो बाधित हो जाता है, वो उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाते। नेक्स्ट चुनौती आती है जन जागरूकता का अभाव। जन जागरूकता का अभाव भी एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में हम देख सकते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं विकेंद्रीकरण तभी सफल हो सकता है जब जनता अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो। यानी विकेंद्रीकरण को हम सिर्फ तब लागू कर सकते हैं या तभी हम इसको सफल कर सकते हैं जब जनता अपने अधिकारों के और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो। स्थानीय निकायों में भागीदारी के लिए जागरूकता का होना आवश्यक है, लेकिन अधिकतर नागरिक अपने अधिकारों और सरकारों द्वारा दी गई योजनाओं के बारे में नहीं जानते या फिर उनसे जागरूक नहीं है, जिसकी वजह से विकेंद्रीकरण को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके कारण से शासन की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका नहीं निभा पाते और उनकी समस्याओं और समाधान भी नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से हम ये सारी चुनौतियां देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे जो हमारा है वो है भ्रष्टाचार। अब भ्रष्टाचार किस तरह से, चलिए देख लेते हैं। विकेंद्रीकरण का एक और प्रमुख चुनौती भ्रष्टाचार है। निचले
निचले स्तर पर भ्रष्टाचार के कारण सरकारी योजनाओं और संसाधनों का दुरुपयोग होता है। इससे न केवल संसाधनों की हानि होती है बल्कि नागरिकों का प्रशासन पर विश्वास भी कमजोर हो जाता है। भ्रष्टाचार की वजह से विकास कार्यों में देरी होती है और लोगों को सही लाभ नहीं मिल पाता। यानी हम इसमें भ्रष्टाचार भी देख सकते हैं और भ्रष्टाचार की वजह से जो नागरिकों को जिस टाइम पे जो सुविधा चाहिए होती है वो नहीं मिल पाती, या फिर उच्च लेवल की नहीं मिल पाती, निम्न लेवल की मिल पाती है। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट चुनौती देख लेते हैं। नेक्स्ट चुनौती आप इसमें लिख सकते हैं, प्रशासनिक और नीतिगत असंगति। विकेंद्रीकरण के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर नीति निर्णय और प्रशासनिक प्रक्रिया स्वतंत्र होती हैं। इससे नीतिगत और प्रशासन असंगति उत्पन्न हो सकती है, जिससे विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। इस प्रकार की असंगति योजनाओं कार्यान्वयन में रुकावट डालती है और प्रभावी विकेंद्रीकरण को रोक सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं, आगे नेक्स्ट जो चुनौती है वो है हमारी संवैधानिक और कानूनी बाधाएं। संवैधानिक और कानूनी बाधाएं किस तरह से, चलिए देखते हैं। भारत में विकेंद्रीकरण को संवैधानिक मान्यताएं मिली हुई हैं, लेकिन कुछ राज्य और केंद्रीय कानूनी स्थानीय निकायों को संपूर्ण स्वतंत्र प्रदान नहीं करती। इससे इन निकायों को अधिक समिति हो जाती है और वह स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाते। यानी हमारे संविधान में तो इन्हें स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन कुछ राज्य और केंद्र के द्वारा कभी कभी इन्हें स्वतंत्रता नहीं दी जाती, जिसकी वजह से इनके जो कार्य हैं उनमें चुनौती पैदा हो जाती है। नेक्स्ट जो चुनौती है वो हमारी है शिक्षा और प्रशिक्षण का अभाव। केंद्रीकरण के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है कि स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों और कर्मचारियों प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान की जाए। कई बार स्थानीय प्रतिनिधि आवश्यक प्रशासनिक और प्रबंधन कौशल की कमी के कारण अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभा पाते, जिससे योजनाओं का कार्यान्वयन प्रभावित हो जाता है। आई होप आपको ये सारे ही टॉपिक समझ में आ गए होंगे। मैंने आपको इसके अंतर्गत 8 पॉइंट पढ़ाए हैं, आप इनमें से 8 के 8 भी लिख सकते हैं या फिर 1-2 कम करके अच्छे से इन्हें याद करके लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष, क्या आप इसके निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। इसके निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं, विकेंद्रीकरण लोकतंत्र समाज के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे न केवल शासन में पारदर्शी बढ़ती है बल्कि जनता का शासन के प्रति विश्वास भी मजबूत हो जाता है, क्योंकि इसमें जो लोग हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से पारदर्शिता तो बढ़ती है और जो लोग जनता होती है उसका भी जो विश्वास होता है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। हालांकि विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में अनेक चुनौतियां हैं, लेकिन इन्हें दूर करने के लिए सरकार, नागरिक समाज और स्थानीय निकायों को मिलाकर कार्य करना होगा। लेकिन अगर हम इन सारी चुनौतियों को दूर करना चाहें तो सरकार और लोगों को मिलकर साथ में कार्य करना होगा। संसाधनों का उच्च प्रबंधन, चार का नियंत्रण, जन जागरूकता बढ़ाने के प्रयास और प्रशासनिक क्षमता का विकास विकेंद्रीकरण की चुनौतियों से निपटने में सहायक सिद्ध हो सकता है। यानी इन सभी के माध्यम से हम जो विकेंद्रीकरण की चुनौतियां हैं उन सभी को निपट सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आई होप आपको सारे ही क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे इंस्टाग्राम ID को चेकआउट कर सकते हैं, आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ मैं आपको और भी मोर इन्फॉर्मेशन और आपकी स्टडी से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो देती हूँ और जो आपकी स्टडी को इजी बनाए उस वे में आपको पढ़ाती हूँ। आप मेरी वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।